हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप कोविड-19 के समय में अपने घर पर होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और आपके उस भविष्य की तैयारी में हम भी आपका साथ देना चाहते हैं। ठीक है, और उस भविष्य में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, केवल और केवल टीचिंग के द्वारा आपका सहयोग अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस टीचिंग में हम शुरुआत करते हैं आपका साइंस से। ठीक है, विज्ञान से। दोस्तों, विज्ञान को हम स्कूल से 3 भागों में पढ़ते हुए आए हैं। फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, दूसरा है आपका केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, और तीसरा है आपका बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। फिजिक्स में हम पदार्थों और ऊर्जाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल अर्थात रसायनों का अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक है मात्रक यूनिट। क्वेश्चन क्या आता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डेराइव्ड यूनिट। थर्ड वन है आपके सामने संपूरक मात्रक, जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मूल मात्रक से। क्वेश्चन क्या होगा? एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आपका एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे जो आपका मूल मात्रक है वो कौन कौन से हैं, और वो 7 इस प्रकार है। जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है आपका द्रव्यमान अर्थात मास, और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। तीसरा जो मात्रक बनेगा वो बनेगा आपका समय का मात्रक है सेकंड, जिसको हम एसईसी से डिनोट करते हैं। चौथा जो हमारा मात्रक है वो है आपका तापमान, टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन से शो करते हैं, के। पांचवा है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका मात्रक है एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। छठा है आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला सीडी से डिनोट करते हैं। सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल से शो करते हैं, और इसे मोल से डिनोट किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और संपूरक मात्रक। एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा।
तो ये तो है हमारी भौतिक राशियां, और इनके मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये 7 मूल मात्रक हैं जो आपको याद करने हैं। अगला हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि हमें दही या पनीर बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? दूध की। ठीक है दोस्तों, जो दूध है वो हमारा मूल मात्रक है, और जो हमारा दही है वो क्या है? हमारा व्युत्पन्न मात्रक है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ऊर्जा, उष्मा, ठीक है, दाब, तो इस तरीके के जो मात्रक हैं वो क्या है? आपका व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तीसरा जो हमारा मात्रक है वो है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक अर्थात सप्लीमेंट्री यूनिट। संपूरक मात्रक उन्हें कहा जाता है जो न तो मूल मात्रक हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 2। मूल मात्रक की कितनी है? 7, व्युत्पन्न मात्रक की 22 और संपूरक मात्रक की 2। ठीक, तो पहला जो मात्रक है वो है आपका समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण अर्थात प्लेन एंगल, और जिसका मात्रक है दोस्तों, जिसका मात्रक है रेडियन। रेडियन, RAD क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। मान के चलिएगा ये एक क्या है? वृत्त है, और वृत्त के केंद्र से, ठीक है, खींची गई एक रेखा को क्या कहा जाता है? त्रिज्या R कहा जाता है। यदि इस R की लंबाई की मैं वृत्त पर एक चाप मान लेता हूं, ये ऐसे यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक जो रेखा इसको मिलाएगी, और जिस रेखा के द्वारा जो एंगल या कोण बनेगा उस कोण को क्या कहा जाता है? समतल कोण कहा जाता है। यहां सिर्फ आप अपने एग्जाम के लिए ये याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, और दूसरा जो कोण होता है वो कौन सा होता है? घन कोण होता है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्ट्रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्ट्रेडियन, और स्ट्रेडियन को हम SR से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक जाना कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल मात्रक, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? संपूरक मात्रों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपका सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा है आपका अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों सदिश किसे कहा जाता है? जिसमें हमें दिशा दी हो, जिसमें हमें दिशा ज्ञात हो, वैसी राशि को क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। और यदि हमारे पास दिशा नहीं दी गई है तो वैसी राशि को क्या कहा जाता है? अदिश राशि कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि सदिश राशि कौन कौन सी हैं, तो ये आप नोट कीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सदिश राशि कौन कौन सी हैं? जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल। कौन कौन सी? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन
और फोर्स, ये कैसी राशियां हैं? आपका सदिश राशियां हैं, या जिनके पीछे क्या लग जाए? फील्ड लग जाए, अर्थात क्षेत्र लग जाए, तो वो भी कैसी राशि होगी? आपका सदिश राशि होगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आपका सदिश राशि होगा। इनके अलावा मोस्टली जितनी भी राशियां होती हैं वो कैसी राशियां होती हैं? आपका सदिश राशि होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। जिसमें हमें दिशा का ज्ञान हो उन राशियों को क्या कहा जाता है? सदिश राशि। और जिसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं है उनको क्या कहा जाता है? अदिश राशि। सदिश राशि कौन कौन सी है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, और जिनके पीछे क्या लगा हो? क्षेत्र लगा हो, तो वैसी राशि को हम क्या नाम देंगे? सदिश राशि का नाम देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूटन का गति का नियम। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। दोस्तों न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम, इसको क्या कहा जाता है? इसको जड़त्व का नियम व गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम व गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्या है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? इसके अनुसार यदि कोई वस्तु कैसी है? विश्राम अवस्था में है। यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वह विश्राम अवस्था में ही रहेगी। अर्थात यदि वह विश्राम है, रेस्ट में है, तो कैसी रहेगी? आपका विश्राम अवस्था में रहेगी। यदि वह गति अवस्था में है, अर्थात मोशन में है, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। कहने का मतलब क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विश्राम में है, ठीक है, तो विश्राम में रहेगी, और गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी। यदि हमें इनकी अवस्था में परिवर्तन करना है, अर्थात विश्राम को किस में लेकर आना है? गति में, और गति को किस में लेकर आना है? विश्राम में, तो हमें बल का प्रयोग करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? बल का प्रयोग करना होगा। तो ये बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है? तो वो आपका न्यूटन का प्रथम नियम देता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो वो विश्राम में रहेगी, यदि वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी। यदि हमें उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन करना है, अर्थात विश्राम को गति अवस्था में और गति अवस्था को विश्राम अवस्था में लेकर आना है, तो हमें किसका प्रयोग करना होगा? बल का प्रयोग करना होगा। तो हमें किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या हैं? तो दोस्तों देखिएगा प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या हैं। तो पहला नियम है इसका, यदि गाड़ी के अचानक ब्रेक, ठीक है दोस्तों, दबा दिए जाए तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे की तरफ
व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। समझ में आ गई दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ड्राइवर ने अपना फोर्स, जो बल था वो कहां पर लगाया, ब्रेक पर लगाया, जिसके कारण जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठा था, ठीक है दोस्तों, वो किस अवस्था में आ जाता है दोस्तों, आपका गति अवस्था में आ जाता है और आगे क्या हो जाता है, वो झुक जाता है या अर्थात आगे गिर जाएगा। दूसरा, गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति क्या होगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि जो गाड़ी का जो इंजन होगा वो आगे की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या होगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है। तीसरा, यहां से उदाहरण क्या पूछा जाता है कि टहनी को हिलाने पर, तीसरा, टहनी को हिलाने पर फल का टूटना कौन सा नियम है, फल का टूटना कौन सा नियम है। देखिएगा, आप बल लगाकर किसको हिला देते हो, टहनी को हिला देते हो, फल को नहीं। फल वहीं पर रहना चाहेगा, लेकिन टहनी क्या हो जाती है, नीचे व ऊपर आ जाती है, परंतु आपका फल किसमें नहीं आ पाता, आपका गति अवस्था में नहीं आ पाता, वह वहीं पर रह जाता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। तो टहनी को हिलाने पर फल का टूटना कौन सा नियम है, प्रथम नियम है। अगला एग्जाम्पल जो आता है, कंबल को पीटने पर कणों का झड़ना कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एग्जाम्पल किससे बनेंगे आपका, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम थे। तो मोस्टली यही आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेक लगाने पर व्यक्ति क्या होगा, आगे झुकेगा, अचानक गाड़ी के चल पड़ने पर पीछे झुकेगा, डंडे से पीटने पर कंबल से क्या निकलेंगे दोस्तों, मिट्टी के कण निकलेंगे, और अगला टहनी को हिलाने पर क्या होगा, आपका फल टूटकर नीचे गिर जाएगा। उम्मीद है आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम समझ में आया होगा। दूसरा जो नियम है न्यूटन की गति का, जो दूसरा नियम है, ये क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। अर्थात ये हमें बल का सूत्र देता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको संवेग पता होगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या समझ में आएगा, बल समझ में आएगा। संवेग को क्या कहा जाता है, मोमेंटम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, अर्थात मास m है, और वह वेलोसिटी v अर्थात वेग से गतिमान है, ठीक है, तो मास गुणा में वेलोसिटी, ठीक है, मास गुणा में वेलोसिटी को क्या कहा जाएगा, मोमेंटम कहा जाएगा। और मोमेंटम को किससे शो किया जाता है, p से। तो आपका मोमेंटम अर्थात p का सूत्र क्या होगा, m गुणा में v। और न्यूटन की गति के जो दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो जैसे ये मेरे पास फोर्स है, ठीक है, क्योंकि बल को किससे शो किया जाता है, फोर्स से शो किया जाता है। ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिएगा कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। अभी आपने देखा कि जो P है, P किसके बराबर होता है, m गुणा में v के बराबर होता है, dm गुणा में v बटे में dt। अब देखिएगा, हम किसी वस्तु का जो मास होता है
अर्थात जो उसका वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। हम किसको बदल सकते हैं? सिर्फ उस वस्तु के वेग को बदल सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ से, F बराबर डी वी बटे में डी टी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है F बराबर एम डी वी बटे में डी टी। और ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, देखिएगा क्या बोला है आपने कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, अर्थात एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो dv बटे में dt किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। तो हम dv बटे में dt की जगह क्या रखेंगे? तो हम यहाँ रखेंगे ए। तो हमारे पास जो बल का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? F इक्वल टू एम ए। तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है। यदि आपको इतनी सारी कहानी नहीं समझ में आए तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि जो फोर्स होती है, बल होता है, बल का सूत्र क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये आपका बल का सूत्र है। फोर्स को हम बल बोलते हैं, मास को द्रव्यमान बोलते हैं और एक्सेलरेशन को हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, जो हमने देखा था, जो हमारे 7 मूल मात्रक हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। और त्वरण का जो मात्रक होता है, दोस्तों ध्यान से, त्वरण का मात्रक काफी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता है? आपका बल का मात्रक बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? आपका बल का मात्रक बन जाता है। तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा कि जो फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। m अर्थात मास द्रव्यमान और a मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका फोर्स का? F इक्वल टू kg गुणा में m बटे में आपका सेकंड का स्क्वायर, जिसे क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइन। जो आपका बल का CGS मात्रक है। तो बल का CGS मात्रक क्या है? डाइन है। बल का CGS मात्रक क्या है? डाइन है। और डाइन को किससे शो किया गया है? kg गुणा में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपसे यह भी पूछा जा सकता है और SI मात्रक भी पूछा जा सकता है कि 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन के बराबर होती है। अर्थात जो बल का SI यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। तो बल का SI यूनिट क्या है बच्चे? आपका न्यूटन है। और न्यूटन को किससे शो किया जाता है? N से। तो आप यहां से याद रखिएगा, जो बल की जो परिभाषा देता है वो कौन देता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम देता है। और जो आपका जो सूत्र देगा वो कौन सा देगा? आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम देगा। ठीक है, तो बल का सूत्र क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका CGS यूनिट क्या है? डाइन है। और आपका SI यूनिट क्या है? न्यूटन है। 1 न्यूटन किसके बराबर? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से बना हुआ आपका सूत्र है, फॉर्मूला है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है कि आपका दूसरा नियम कहां पर लागू होगा? तो हमने देखा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जो संवेग था, मोमेंटम था, P था, इसका सूत्र क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। M मतलब मास अर्थात द्रव्यमान और V मतलब वेलोसिटी अर्थात वेग। हम किसी की वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं? केवल वस्तु के वेग में, अर्थात वस्तु की स्पीड में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद को क्या करता है? कैच करता है, तो वह अपने हाथों को
अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। कहाँ खींचता है? पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है भाई? देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा क्रिकेट की गेंद है, ये क्रिकेट की गेंद है, इसका वजन कितना है? मान के चलिएगा 50 ग्राम है। उसके बाद वह अपने हाथों को पीछे खींचता है। वो पीछे क्यों खींचेगा? क्योंकि जो वजन है 50 ग्राम, ठीक है, और वस्तु के साथ उसका जो वेग है वो क्या होता जा रहा है दोस्तों? चेंज करने की वो कोशिश करेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर सीखिएगा। यदि वह क्या करता है, अपने हाथों को वहीं पर कैच करता है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वह वस्तु के वजन को कम नहीं कर सकता। परंतु जब वह क्या करता है, किसी गेंद को कैच करता तो पीछे ले जाता है, अर्थात वो क्या करता है, उस वस्तु के वेग को कम करने की या गेंद के वेग को कम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको समय कम लगता है और उसके हाथों पर चोट कम लगती है। इसलिए एक क्रिकेट खिलाड़ी जब क्या करता है, गेंद को पकड़ता है, तो वह अपने हाथों को पीछे खींचता है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन सकता है, परंतु आपके एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता, इसलिए वहाँ यहाँ पर उसको करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि दूसरा नियम क्या है कि हम किसी वस्तु के मास में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु यदि हम उसके वेग में परिवर्तन करते हैं तो हमें किसकी डेफिनेशन मिलती है? फोर्स की, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम सभी को पता होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो तीसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, किसी वस्तु पर की गई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। देखिएगा, प्रतिक्रिया का मेरे पास दोस्तों मान के चलिएगा, या थोड़ा सा एक प्रेजेंटली एग्जांपल देगी। यदि मैं क्या करता हूं, थोड़ी सी स्पीड से क्या करता हूं, इस दीवार के ऊपर अपना हाथ पटकता हूं, तो मुझे कम चोट लगेगी। और यदि मैं क्या करता हूं, बहुत ज्यादा स्पीड से दीवार के ऊपर अपना हाथ पटकता हूं, तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि यदि मैंने उसको कम स्पीड पर पटका था तो पीछे से जो प्रतिक्रिया बल था वो कम लगा था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन जैसे मैंने ज्यादा क्या लगाई दोस्तों, फोर्स लगाई, पीछे से भी उतनी ही ज्यादा क्या निकल कर आई? आपका प्रतिक्रिया बल निकल कर आई, जिसके कारण मुझे चोट ज्यादा लगी, ठीक है दोस्तों। तो किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली। जब बंदूक से गोली निकलती है तो दोस्तों हमें एक झटका लगता है। झटका इसलिए लगता है क्योंकि बंदूक से जो गोली होगी, ठीक है दोस्तों, वो क्या होगी? आपका आगे की तरफ जाएगी और किसकी तरफ झटका मारेगी? वो पीछे की तरफ। दूसरा, तीर से निकला, सॉरी दोस्तों, बाण, धनुष से निकला तीर, धनुष से निकला तीर। यदि दोस्तों आप क्या करते हो, किसी धनुष से क्या छोड़ते हो? तीर छोड़ते हो, तो आपको जो कमान होगी वो पीछे की तरफ खींचनी होगी, और जितना पीछे फोर्स लगाओगे वो उतना ही ज्यादा आगे उस तीर को फेंकेगी। तो देखिएगा, जितनी फोर्स आपने पीछे लगाई उतनी ही कहां पर लगी? आगे लगी। इसके और भी उदाहरण है दोस्तों, जैसे रॉकेट का उड़ना। जैसे जैसे जो आपका गैस होंगी वो जलेंगी, ठीक है दोस्तों, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और रॉकेट कहां पर उड़ेगा? ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो रॉकेट का उड़ना कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नाव का चलना, दोस्तों जब कोई नाविक क्या करता है, आपका दोस्तों क्या करता है, चप्पू चलाता है तो पानी को पीछे खींचता है, जिसके कारण जो नाव होती है वो कहां पर जाती है? आपका आगे जाती है। तो ऐसे उदाहरण किसके हैं? आपका न्यूटन की गति के तीसरे नियम के। एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। हमने पहले पढ़ा कि
मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारे पास मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। मूल मात्रकों से जैसे लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, तापमान, विद्युत धारा, तापमान, और उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और उसके बाद पदार्थ। तो दोस्तों आपने देखा कि जो लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, तापमान का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, और पदार्थ की मात्रा का क्या है? मोल है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब लंबाई से भी 1-2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि लंबी दूरी को मापने के लिए, लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पारसेक का। किसका? पारसेक का। ठीक है दोस्तों, सॉरी, पहले आप प्रकाश वर्ष को देखिएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 12। अगर दोस्तों यहां पर 15 लिखा है, चलो हम पहले 15 लिख लेते हैं, तो यहां पर लिखा होगा मीटर, और यहां पर यदि क्या लिखता है? 12 लिखता है, तो यहां पर लिखा होगा किलोमीटर। तो आपने देखा है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और यदि ये लिखता है कि 10 की पावर 12, तो किसके बराबर होगा? आपका किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और लंबी या ये क्वेश्चन पूछे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताइएगा बच्चे, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो वो है आपका पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो वो है आपका पारसेक। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक किसके बराबर है? 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो आप इसे नोट कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि लंबाई को जो एसआई मात्रक है, यूनिट है, वो मीटर है। लंबी दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला हम चलते हैं दोस्तों कार्य, ऊर्जा व शक्ति की तरफ। कार्य, ऊर्जा व शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य क्या है? कार्य क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है दोस्तों? यदि मैं क्या करता हूं, किसी वस्तु पर बल लगाता हूं। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा बल क्या होता है? बल, बल क्या होता है दोस्तों? तो बल क्या होता है? यदि किसी दिशा में लगाया जाए तो वह दिशा को बदल देगा। किसी वस्तु की अगर आकृति को बदलना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर देगा? किसी चीज की शेप को बदल देगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बल होता है वो एक ऐसा दोस्तों मटेरियल है, या ऐसी दोस्तों कोई एक क्वांटिटी है जो क्या कर देती है? वस्तु के स्थान, वस्तु के आकार और वस्तु की दोस्तों आकृति को बदल देती है। क्या करती है? वस्तु के स्थान, वस्तु के आकार
ठीक है, स्थान, आकार या आकृति को बदल देती है, उसको क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बल क्या होता है तो एक बार और समझिएगा। बल किसी वस्तु के स्थान मान के चलिएगा यहां पर कोई मेज रखी है, यदि मैंने क्या करना है, इस मेज को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आना पड़ेगा, तो मैं उस मेज को उठाऊंगा बल के द्वारा और उसके स्थान में क्या करूंगा? परिवर्तन करूंगा। ठीक है, दूसरा, एक तो स्थान बदलता है, दूसरा ये आकृति को बदल देता है। देखिएगा जैसे क्या होगा, स्टार्टिंग के अंदर ये पेज है, ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, और जैसे मैंने इसको अपना बल लगाया तो इसकी शेप में क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया, अर्थात ये आकृति को भी बदल देता है। तो स्थान और आकृति में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। और कार्य क्या होता है? यदि बल लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है अर्थात अपने स्थान को बदलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन। तो बल गुणा में विस्थापन को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य। ठीक है, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट और बल अर्थात आपका फोर्स। तो आपका वर्क कार्य का सूत्र क्या बनेगा? वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यूनिट क्या निकल कर आएगी? फोर्स की है न्यूटन और आपका डिस्प्लेसमेंट की है मीटर। तो यहां से आप फोर्स की यूनिट क्या है? जल्दी बताइएगा, अपने मन में रिपीट कीजिएगा। तो फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, तो न्यूटन गुणा में मीटर, ये किसका बन गया? वर्क का। और वर्क क्या है दोस्तों? ऊर्जा ही होता है, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? जूल। तो आपका वर्क की दो यूनिट है, एक तो आपका जूल है, क्योंकि जो वर्क होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहां से मिलती है? तो हमें कहां से मिलती है? वो ऊर्जा से ही मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि कार्य क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। अर्थात कार्य किसे कहा जाएगा? बल लगाकर किसी वस्तु के स्थान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्य कर दिया जाएगा। तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्य कहा जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है या तो ऊर्जा से या किससे? शक्ति से। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्र क्या होता है? एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है दोस्तों, अब जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो वस्तु की, नाम से ही, जो वस्तु की गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा किसे कहा जाएगा? जो ऊर्जा वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अर्थात जिस वस्तु में वेग होगा, ठीक है, अर्थात तो वह क्या करेगी? किसी एक डायरेक्शन में गति करेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखिएगा यहां पर v का स्क्वायर है, यदि मैं 2 है, यदि मैं v की जगह 2 गुना अर्थात 2 लेकर चलता हूं और 2 का स्क्वायर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, यदि किसी वस्तु के वेग को
दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, 4 गुना। एग्जाम्पल क्या है गतिज ऊर्जा का, गति अर्थात जो पानी होता है, जो नहर का जो पानी होता है, जो नहर का जो पानी होता है वो किस अवस्था में होता है, गति अवस्था में होता है। तो नहर का पानी, ठीक है, या चलता हुआ जल किसका उदाहरण है दोस्तों, तो आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नहर का पानी क्योंकि वो चलता है, चलता हुआ जल, ठीक है, किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाती है, अर्थात किसके कारण, वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाती है। स्थिति कैसे, जैसे ये पहाड़ों से पानी था और मैंने इसको बांध बनाकर रोक लिया। अब जो पानी रुका है उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो जाएगी उसकी स्थिति के कारण, जब उसको नीचे गिराया जाता है तो नीचे क्या जो टरबाइनें वगैरह होती हैं उनको वो जब उनके ऊपर वो पानी पड़ता है तो वो टरबाइनें वगैरह क्या होती है, घूमने लग जाती हैं। तो ये किसके कारण हुआ, किसके कारण, हमने बांध बनाया, बांध बनाने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो कौन सी हुई, स्थितिज ऊर्जा हुई। और पानी में इतनी ऊर्जा आ गई कि वो क्या करता है, जब टरबाइनों के ऊपर गिरता है तो टरबाइनें घूमना शुरू हो जाएंगी और जिसके कारण हमें क्या मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब बांध बनाकर रोका गया, जब बांध बनाकर पानी को रोका जाता है तो कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जितना ज्यादा पानी का द्रव्यमान होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा ऊंचाई से पानी क्या करेगा दोस्तों, नीचे गिरेगा तो उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और तीसरा ये आपका ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र आता है क्या आता है, mgh, अर्थात जो स्थिति ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, गुरुत्व पर, और आपका किस पर, H मतलब ऊंचाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल क्या है। ये रूल हमें बताता है कि हम ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। क्या कहा उसने कि न तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे। हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के एक रूप को किस में बदलेंगे, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और यही क्या है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। कैसे, देखिएगा, जो जनरेटर होता है, जनरेटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो आपका जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बताइएगा कि आपने जनरेटर ने वो काम किया कि नहीं किया, कि ऊर्जा का एक रूप मान के चलेगा, यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा अर्थात दूसरे रूप में बदल दिया। तो जनरेटर का काम आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से मोटर का, ठीक है। मोटर क्या करती है, वो आपका विद्युत ऊर्जा को, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आपको अभी करवाए जा रहे हैं। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, मोटर बदलती है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका माइक्रोफोन क्या करता है, आपका ध्वनि ऊर्जा को, साउंड एनर्जी को किस में बदलता है, आपका विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला है आपका लाउड
लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर होता है वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जो लाउड स्पीकर होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगा आपका? तो ये बदलेगा आपका ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में। अगला है आपका मोमबत्ती, कैंडल। मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस में बदलती है? तो मोमबत्ती आपका रसायन ऊर्जा को अर्थात केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है? तो वो आपका प्रकाश ऊर्जा में, किसमें? लाइट में। और दूसरा किसमें? वो बदलती है आपका उष्मा ऊर्जा में, हीट में। तो जो आपका मोमबत्ती होती है वो रसायन ऊर्जा को प्रकाश में और किसमें? उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगला हम बढ़ते हैं, जो विद्युत बल्ब होता है वह किस ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलेगा? नाम से ही सो विद्युत बल्ब। जो विद्युत बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगा? प्रकाश अर्थात लाइट व उष्मा में, हीट ऊर्जा में उसको बदल देता है, हीट एनर्जी में उसको बदल देगा। तो बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में। अगला है आपका जो सेल होता है, जो हम टेम्पिस वगैरह में दोस्तों, घड़ी वगैरह में जो सेल यूज करते हैं वह किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो सेल रासायनिक ऊर्जा को अर्थात केमिकल एनर्जी को किस में बदल देगा? तो बदल देगा आपका विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग पदार्थ, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग उपकरण क्या करते हैं? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। तो अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जो सोलर सेल होता है वो किस ऊर्जा को किस में बदलेगा? जल्दी जल्दी दिमाग लगाइएगा कि जो आपका सोलर सेल होता है वो किस ऊर्जा को किस में बदलेगा? बिल्कुल, जो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस तरीके से हमारा जो रूल था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, वो पूरा हो जाता है कि ऊर्जा क्या है? न तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल ली जाती है। तीसरा है हमारे पास शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति, भाई मेरे पास इतनी पावर है, तो पावर कैसे पता चलेगी? किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? पावर या शक्ति कहा जाता है। पावर, शक्ति, कार्य करने की दर को, वर्क बाय टाइम, कार्य करने की दर अर्थात समय को क्या कहा जाता है? आपका पावर कहा जाता है। कार्य का जो मात्रक है, वर्क का जो मात्रक है वो क्या है? आपको बताया था, तो वो है आपका जूल। और समय का जो मात्रक है वो क्या है? आपका सेकंड, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को वाट नाम दिया गया है, W। तो आपका शक्ति का जो यूनिट है वो क्या है? आपका वाट है। शक्ति का यूनिट क्या है? वाट, ठीक है। अगला क्या आता है कि जो आपका 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि 1 हॉर्स पावर अर्थात एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 740 वाट के बराबर होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 740 वाट के बराबर होती है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। ठीक है दोस्तों, तो
आपका शक्ति की इस तरीके से 3 यूनिट आपका बनती है, वाट, किलोवाट घंटा और हॉर्स पावर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो आकाशीय पिंड, हमारे पास क्या है? दो आकाशीय पिंड है, मान के चलिएगा एक सूर्य है और एक है पृथ्वी। एक सूर्य है, एक पृथ्वी। पृथ्वी की जगह कोई और आकाशीय पिंड भी हो सकता है। इनके बीच में जो बल काम करता है, इनके बीच में जो बल काम करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब क्या है? दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को, अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा में 10 की पावर माइनस में 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू है। दोस्तों आपने देखा कि दो आकाशीय पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा। ठीक है। एक आपने सुना होगा गुरुत्व। क्या सुना होगा? गुरुत्व, ग्रेविटी। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटी क्या है? अभी आपने देखा कि दो आकाशीय पिंडों के बीच जब बल लगता है, ठीक है, यहां पर पृथ्वी की बजाय मैं बुध भी लिख सकता हूं, तो यदि दो आकाशीय पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि उन दो आकाशीय पिंडों में से एक क्या हो? पृथ्वी हो। क्या हो? क्या हो? पृथ्वी हो। तो उस आकर्षण बल को क्या कहा जाएगा? गुरुत्व कहा जाएगा। देखिएगा, दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। यदि उन आकाशीय पिंडों में से एक पृथ्वी हो, एक क्या हो? पृथ्वी हो, तो उस बल को क्या कहा जाएगा? तो उस बल को क्या कहा जाएगा? गुरुत्व कहा जाएगा। और पृथ्वी क्या करती है? किसी वस्तु पर अपने केंद्र से एक बल लगाती है। मान के चलिएगा, ठीक है, ये कोई दूसरी वस्तु है जो यहां पर है, ठीक है, या यहां पर इसकी सतह पर यहां पर खड़ी हुई है, जैसे आप हो। ठीक है। तो पृथ्वी क्या करेगी? आपको अपने केंद्र की तरफ खींचने के लिए एक बल लगाएगी। ठीक है। क्या लगाएगी? एक बल लगाएगी। उस बल के कारण एक क्या होगा? आपके मास में अर्थात आपके द्रव्यमान में एक क्या हो जाएगी? एक त्वरण पैदा होगा, जिसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहां से गुरुत्व का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा F = m गुणा में g। ठीक है। और यदि ये पूछता है कि गुरुत्व का फॉर्मूला, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और गुरुत्वाकर्षण बल का पूछता है तो ये है आपका g m1 कैपिटल M स्मॉल m बटे में r का स्क्वायर। दोस्तों यदि मैं क्या करता हूं, एक और इक्वेशन 2 को आमने सामने रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? F = F mg गुणा में g m स्मॉल m बटे में r का स्क्वायर। तो m से m कट जाता है, तो मेरे पास जो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा g m बटे में r का स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो गुरुत्व है, ग्रेविटी है, उसका फॉर्मूला क्या है? जी एम बटे में आर का स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये है। अब देखिएगा यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्रेविटी का जो जी का जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो आया है जी एम बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यहां से क्वेश्चन क्या होगा? m मतलब मास या किसी वस्तु का द्रव्यमान, भार,
ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु का मास ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और वह पहले पहुंचेगी। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, मेरे पास एक क्या है 5 kg का क्या है दोस्तों कोई वस्तु है, और दूसरा है मेरे पास कोई 1 kg का 1 किलोग्राम का कागज, अर्थात इनके द्रव्यमान में क्या है अंतर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन दोनों में से कौन सी वस्तु पहले पृथ्वी की सतह पर आएगी, तो बताइएगा जल्दी जल्दी। अभी मैंने आपको बताया जो गुरुत्व है वो द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात जो भारी वस्तु होगी वो पहले नीचे आएगी और जो हल्की वस्तु होगी वो बाद में नीचे आएगी। यहां से नोट क्या करना है आपने, क्यों बताया गया है, क्योंकि कई बार ये आता है कि यदि गुरुत्व को शून्य मान लिया जाए, यदि ग्रेविटी को 0 मान लिया जाए, जहां पर गुरुत्व है ही नहीं, पृथ्वी के बाहर जाने पर, नोट कीजिएगा, पृथ्वी के बाहर जाने पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के बाहर जाने पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। नोट कीजिएगा इस चीज को कि पृथ्वी के बाहर जाने पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर, जहां पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वहां पर गुरुत्व का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो इतना बल होता है, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं कि यदि g को 0 मान लेते हैं तो ग्रेविटी क्या है 0 है, तो क्या होगा दोस्तों, मास का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस स्थिति में दोनों क्या होंगी, एक समान समय पर किसी भी सतह पर पहुंचेंगी। इतनी बात बताइएगा आपको समझ में आई या नहीं आई। गुरुत्व, ठीक है, जो मास होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुरुत्व के ऊपर, अर्थात जो भारी वस्तु होती है वो पहले पहुंचती है। यदि गुरुत्व को 0 मान लिया जाए तो जो भारी वस्तु होगी, यदि गुरुत्व को 0 मान लिया जाए तो दोनों वस्तु, जो हल्की और भारी, दोनों वस्तु क्या होगी, एक समान समय में क्या होंगी, पृथ्वी पर पहुंचेंगे, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। अगले काफी सारे क्वेश्चन यहां से गुरुत्व से पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला है आर। आर का अर्थ क्या होता है, आर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आर हमने यहां पर किस लिए लिया, डिस्टेंस के लिए लिया है। किसके लिए लिया है, डिस्टेंस के लिए, कि जो आर का डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो किसके इनवर्सली, या जो ग्रेविटी है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर का स्क्वायर है। यहां पर अगर दोस्तों कोई चीज ऐसे होती है तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समान अनुपाती। समान अनुपाती का मतलब क्या है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या है कि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। नहीं समझ में आता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यदि g का मान ज्यादा है तो r का मान क्या होगा, कम होगा। यदि g का मान कम है तो r का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। यहां से समझिएगा, यदि हम पृथ्वी के सेंटर से दूर जाएंगे, ठीक है, यदि आप पृथ्वी के सेंटर से दूर जाएंगे तो गुरुत्व का मान क्या होगा, कम होगा। तो पहला क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि सतह से, पहला क्वेश्चन, सतह से ऊपर व नीचे जाने पर, ऊपर व नीचे जाने पर गुरुत्व का मान क्या होगा, सतह से ऊपर व नीचे जाने पर गुरुत्व का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ ही चुका है, गुरुत्व का मान क्या होगा, कम होगा या घटेगा। क्या होगा, घटेगा। सतह से ऊपर, नोट कीजिएगा इस चीज को, सतह से ऊपर व नीचे जाने पर जो ग्रेविटी का जो गुरुत्व का मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। अगला ध्रुवों की तरफ या ध्रुवों पर
गुरुत्व का मान क्या होता है, तो गुरुत्व का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। नोट करते चलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, विषुवत रेखा पर गुरुत्व का मान क्या होगा, तो क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, घटेगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, चंद्रमा पर गुरुत्व का मान क्या होगा, तो उस पर मान क्या होगा, पृथ्वी का 1/6 होगा। चंद्रमा पर गुरुत्व का मान क्या है, तो वो है पृथ्वी का 1/6। ऐसे समझ सकते हो, यदि आपका पृथ्वी पर वजन 60 kg है, 60 किलो है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो वो होगा आपका 10 kg। इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय मान क्या होगा, कम होगा। तो आपने देखा कि चंद्रमा पर गुरुत्व नहीं है, इसलिए वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। और एक इसके अपोजिट में क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका गुरुत्वीय बल। तो जितनी भी वायुमंडल में जो गैसें हैं वो किसके कारण है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। अगला क्वेश्चन यहां से क्या आता है बच्चे, ध्यान से इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा आप, कि यदि पृथ्वी की गति को बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्व का मान क्या होगा। देखिएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति अर्थात जो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है, तो क्या फर्क रहेगा, तो घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो पृथ्वी ग्रेविटी का मान क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या है, जो एक दिन रात 24 घंटे में होता है वो कितनी मिनट में होने लग जाएगा, तो वो आपका 84 मिनट में होने लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां से यही आ सकता है, यदि घूर्णन गति को कम कर दिया जाए तो ग्रेविटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर बढ़ने पर कम होता है तो कम होने पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रेविटी से पूछे जाते हैं। और अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से, ग्रेविटी से क्या बनता है, ग्रेविटी से संबंधित तो अभी मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू मास, ठीक है, F=mg की जो आभासी भार होता है और वास्तविक भार होता है, उसका लिफ्ट में क्या प्रभाव पड़ता है, लिफ्ट में प्रभाव। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, यदि हम ऊपर जाते हैं तो हमारा भार भी क्या होगा, यदि हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो भार भी क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, भार भी बढ़ेगा। प्लस यदि नीचे आते हैं तो भार घटेगा, माइनस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? सिंपल क्वेश्चन है, यदि हम ऊपर जाते हैं तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे आते हैं तो भार क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से नोट करना, यदि हम लिफ्ट में क्या करते हैं, एक समान वेग से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, तो बच्चे आपका जो भार होगा वो एक समान रहेगा। इस क्वेश्चन को नोट करना, यदि कोई वेग वगैरह कुछ नहीं देता तो ऊपर जाने पर भार बढ़ेगा और नीचे आने पर घटेगा, परंतु यदि वेग जैसा शब्द दे दिया तो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो क्या होगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो क्या होगा, तो क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा और हम जो लिफ्ट की जो छत होगी उस पर जाकर लगेंगे।
समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद है आपको ग्रेविटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसको आप नोट कीजिएगा, अगला सेशन आपको जल्द ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।